हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग जो है कक्षा 10 विज्ञान में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग कई दिनों से इस पर पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपको कल मैं बताया था कि सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। उसी के साथ साथ हमने बताया था कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण के बारे में हमने बताया था कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और उसमें ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण को हमने बताया था C से लिखते हैं और एक सूत्र निकाले थे हम लोग n बराबर 1/sin C या sin C बराबर 1/n के। ठीक है, आज हमारा इसमें नया एक टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे हम जो है आईएमपी लिख दे रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण ये दोनों जो टॉपिक जो है ये इधर पे भी आपको मिलेंगे। ये केवल इस तरह यहाँ केवल एक ट्रेलर के रूप में है, पिक्चर फिर वहाँ हम लोग देखेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है समझ लीजिए। सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो आपतित प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सघन माध्यम की हम बात करें, ये आपका ये ले लेते हैं, ये कांच है, ये अभिलंब है आपका, अभिलंब है। और यहाँ से देखिएगा ये आपतित किरण है और यहाँ जो है ये आई है और यहाँ टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट आ रहा है, ये आर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, ये आप ये ले लेते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम अर्थात ले सकते हैं हम वायु, ये वायु है। वायु कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। और ये देखिएगा कांच है और कांच को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम, ठीक है। तो कहने मतलब यह है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है और यहाँ आपका अभिलंब है। तो कहने मतलब आप जो कल पढ़े थे कि कल मैं एक परिभाषा बताया था क्रांतिक कोण के बारे में, कुछ ऐसे था और हमने यहाँ से एक आपतित किरण डाला था और यहाँ जो कोण बना था आई था और आई बराबर C के था। यानी कहने मतलब यह था कि जब ये आपतित होती है तो इस पृष्ठ से ये इसी पृष्ठ को छूता हुआ निकल जाती है। उस कंडीशन में ये जो कोण बनता था 90 अंश का बनता था। उन्होंने बताया था कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 अंश का होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण की स्थिति में जो आपतन कोण होता है वो C के बराबर होता है, यानी I बराबर C के। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि हम चल रहे हैं इस कोण को बढ़ाने। इस कोण को मान लेते हैं, अगर I का मान 45 अंश है तो मैं इस कोण को अब चल रहा हूँ बढ़ाने। 45 की जगह हम 50 करने चल रहे हैं। तो जब ये बढ़ेगा तो जो इस तल को छूता हुआ जा रहा था तो वो छू कर नहीं जाएगा, बल्कि उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। देखिएगा, ये मान लेते हैं 45 अंश था पहले, ये 45 अंश को जब हमने 50 अंश किया तो ये यहाँ से गया और टकराया और टकरा कर फिर इसी माध्यम में वापस लौट आया। तो इसी घटना को ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझिएगा, जब आपतन कोण का मान, यानी आपतन कोण का मान I is greater than C, जब आपतन कोण का मान, जैसे क्रांतिक कोण का मान मान लें 45 अंश, मान लेते हैं 45 अंश, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, यानी अगर क्रांतिक कोण 45 अंश था तो अब आपतन कोण को 45 के जगह हम कितना करते हैं, 50 करते हैं। तो जब हम 50 करेंगे तो ये जो आपतित प्रकाश है वह ये इस तल से टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम परिभाषा कैसे देंगे, परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि आपतन सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण है ना, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आपतित प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का, और वो क्या कहते हैं, पूर्ण
पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। क्लियर? यानी जब सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, यानी जो I है, I का मान C से क्या हो जाए, बड़ा हो जाता है, तो जो आपतित प्रकाश है वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब एक परिभाषा मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ और इसको आप समझने का प्रयास करिए। तो ध्यान दीजिए, मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो आपतित प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि जब सघन माध्यम में, मतलब ये सघन माध्यम में कांच है, कांच एक सघन माध्यम होता है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यानी I का मान किससे बड़ा होगा, क्रांतिक कोण से, I इज ग्रेटर देन C। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो जो आपतित प्रकाश है परावर्तित होकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम में ये प्रकाश गई है उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है। इसी घटना को हम क्या करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। और देखिए मैं वही लिखा हूँ, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो आपतित प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे, साथ ही साथ ये चित्र बनाइएगा। अब इसके उपयोग क्या क्या होते हैं ये भी जान लीजिए, ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो पहला यह होता है कि आप देख सकते हैं कि कांच में पड़ी दरारों का चमकना, इसका अनुप्रयोग में हम लिख सकते हैं अनुप्रयोग, याद रखेंगे। पहला अनुप्रयोग होता है कांच में पड़ी दरारों का चमकना। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या होता है, जल में तिरछी रखी प्रकनली का चमकना या चमकीला दिखना, और इसके अनुप्रयोग कहाँ होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला हो गया कि कांच में पड़ी दरारों का चमकना, जैसे अगर मान लीजिए
कांच, जैसे कोई कांच हो और कांच में कहीं मान लीजिए सुराख हो जाता है या दरार पड़ जाता है, जैसे आप बस के देखे होंगे शीशे में जो ड्राइवर बैठा रहता है उसके ठीक सामने वाला जो मिरर होता है, जब उसमें कभी कोई पत्थर वगैरह मार देता है तो वो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो चमकते हुए दिखाई देता है। तो कांच में पड़ी दरारों का चमकना ये गुणात्मक परिवर्तन की घटना है। जल में तिरछी रखी प्रकरणी का चमकीला दिखना। अगर हम किसी बीकर में या पात्र में ऐसे प्रकरणी को रख दें और ऊपर की सतह से जब इस प्रकरणी को हम देखते हैं तो उसका जो प्रकरणी है वो चमकते हुए दिखाई देता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा हीरे का चमकना। कोई आपसे पूछे हीरा कैसे चमकता है, आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरे का चमकना। हीरे का चमकना ये भी अनुप्रयोग है। एक अनुप्रयोग आप देख सकते हैं कि मृग मरीचिका, क्या कह सकते हैं रेगिस्तान में मृग मरीचिका ध्यान दीजिएगा। ऐसे ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका होती है। तो पांचवा लिख सकते हैं ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। तो कहने मतलब ये ध्यान दीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जब सघन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहाँ होती है, कोई आपसे पूछे क्या पीरियड में होती है तो आप कहेंगे नहीं। कहाँ होती है तो आप बताएंगे सघन में। तो लिखे हैं जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यानी आई का मान क्रांति कोण यानी सी से बड़ा हो जाए, यानी इस कोण को जब हम आई सी से अधिक कर देते हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा टकरा कर वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो जब आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है तो आपकी प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका अनुप्रयोग कहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपको दिखाई देती है। तो पहला कहिएगा कांच में पड़ी दरारों का चमकना। कहीं भी अगर कोई शीशा चिपक गया है और जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो वो चमकते हुए दिखाई देता है। दूसरा है जल में तिरछी रखी प्रकरणी का चमकीला दिखना। अगर किसी पात्र में किसी बीकर में अगर प्रकरणी को हम ऐसे रखते हैं तिरछा और ऊपर से जब देखते हैं तो ये चमकीला दिखाई देता है। तीसरा मैं लिखा हूँ हीरे का चमकना, यानी हीरा जो चमकता है सबसे महंगी धातु है और हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है। तो कहने मतलब यह है हीरा जो होता है हीरे की अंगूठी वगैरह बनती है। तो हीरा जो चमकता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका, ये मृग मरीचिका क्या होती है, तो कुछ लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं मृग माने हिरन से। मरीचिका जो मरीच होता है मसाला के रूप में होता है। तो बच्चों इसको आप ध्यान दीजिएगा, यह हिरन और मसाला नहीं है। ये मृग मरीचिका का मतलब होता है एक प्रकार का प्रकाशिक भ्रम होता है। जैसे आप जाएंगे कभी रेगिस्तान में जाइएगा तो रेगिस्तान में आप क्या करते हैं, जब दूर से ही आप सामने देखते हैं, बहुत दूर देखते हैं, तो जैसे लगता है कि कुछ वृक्षों के चित्र दिखाई देते हैं, उल्टे चित्र दिखाई देते हैं। तो आपको यह महसूस होता है कि लग रहा है कि आगे कोई बड़ा सरोवर है और उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष खड़ा है और उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, केवल बालू ही बालू मिलता है और वो पेड़ खड़ा रहता है। तो इसका ये एक प्रकार का प्रकाशिक भ्रम होता है जो गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में, ये गर्मी के मौसम में दिखाई देता है। आप गर्मी के मौसम में रेगिस्तान अगर आप नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्या करिए गर्मी के मौसम में यानी मई और जून के महीने में आप क्या करिए रोड पर निकल जाइए और रोड पर क्या करिए दूर देखिए, गाड़ी चलाते हुए या साइकिल से या पैदल जिस भी साधन से जा रहे हैं और दूर आप सड़क पर देखेंगे तो जैसे लगता है कि सड़क पर कोई पहले से पानी गिरा के रखा है। सड़क पर जब आप दूर देखते हैं तो जैसे लगता है कि सड़क पर कोई पहले से पानी फेंक दिया है।
जबकि ऐसा होता नहीं है। आप वहाँ जाते हैं तो कोई पानी नहीं मिलता है, यानी एक प्रकार का एक प्रकाशिक भ्रम होता है। कोई पूछे कि मृग मरीचिका क्या होता है, आप बताएंगे कि मृग मरीचिका एक प्रकार का प्रकाशिक भ्रम होता है जो दूर स्थित जो रेगिस्तान में दिखाई देता है, और रेगिस्तान में देखने वालों को यह महसूस होता है कि कोई वृक्ष जो है किसी सरोवर के नीचे, सरोवर के किनारे खड़ा है और उसका उल्टा प्रतिबिंब उस सरोवर में बना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक प्रकार का भ्रम होता है। जैसे लोग कहते हैं कि भूत के बारे में तमाम चर्चा लोग करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का भ्रम होता है। ठीक है, अगर आप भ्रम से, अगर आपका थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप उसमें विजय हासिल कर लेते हैं, और थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप उसी में उलझ जाते हैं। उसके बाद तमाम आपके जो शोखा लोग हैं अपना जो है अपना काम करते हैं और अपना जो है वो मनी बनाते हैं और आप उनके बस में आ जाते हैं। तो प्रयास करिए, जैसे एक प्रकार का भ्रम होता है वैसे भूत भी क्या होते हैं, एक भ्रम की स्थिति होती है, भ्रम होता है। तो इस भ्रम से आप दूर हटिए। आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान पढ़ने वाले जो है अपने लीडर होते हैं और वो निष्कर्षों पर पहुँचते हैं, तथ्यों पर पहुँचते हैं, और आने वाले समय में अगर आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी तो निश्चित आप किसी न आप बड़े पदों पर जाएंगे, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये प्रयास करिए। पांचवा दिया है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका की स्थिति दिखाई देती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये हो गया पूरा आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिए, ये अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध के बारे में हमको जानना है, और एक सवाल एकदम पक्का है कि बोर्ड परीक्षा में आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये याद रखिएगा, किसी भी सेट को उठाइएगा तो जरूर एक सवाल इस पर मिल जाएगा, और आपको कहीं मत जाना, बस आपको यहाँ देखना है। अब मैं चल रहा हूँ सूत्र लिखने, तो याद रखिएगा, देखिएगा मैं सूत्र लिख रहा हूँ अपवर्तनांक बराबर निर्वात हो सकता है या वायु, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल ध्यान दीजिएगा। यानी अपवर्तनांक का सूत्र होता है निर्वात या प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल, और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब यह है कि वो माध्यम आपका कांच है कि जल है। अगर जल में कहेगा तो माध्यम की जगह क्या लिखेंगे, जल में प्रकाश की चाल। अगर माध्यम की जगह कांच कहेगा तो कहिएगा माध्यम की जगह तो क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल। मतलब जो है वायु से अगर वो कांच में जा रहा है प्रकाश, तो यहाँ माध्यम की जगह क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश जल में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, जल में प्रकाश की चाल। लेकिन ऊपर तो यही रहेगा हमेशा, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और आप जानते हैं कि अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, और n बराबर निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसको c से लिखते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को किसे लिखते हैं, v से लिखते हैं। इस तरह से एक सूत्र मिल गया कि n बराबर हो गया c बटे a, जहाँ यह मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ c क्या है, c का जो मान होता है, ये प्रकाश निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये याद रखेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। निर्वात में लिख देते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन को लिख रहे हैं वायु में प्रकाश की चाल, वायु में क्वेश्चन दिया, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जल, जल अपुष्टक में लिखना अपवर्तनांक, जल अपवर्तनांक है 4/3 में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये कई साल एक क्वेश्चन दिया है, चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में दिया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिए अभी हम चंद मिनट में लगा देते हैं, बस यहाँ आप आएंगे, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिएगा इसमें क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया है 4/3। अपवर्तनांक हमेशा आप n से लिखेंगे और प्रकाश की चाल को किसे लिखेंगे c से लिखते हैं। और तो जल में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में पूछ रहा है, माध्यम यानी जल में पूछ रहा है, जल मतलब माध्यम। तो कहने मतलब यह है जो दिया पहले लिख लेते हैं प्रकाश की चाल, तो लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा ये c का मान दिया है और यहाँ देखेंगे अपवर्तनांक दिया है और अपवर्तनांक को हम किसे लिखते हैं n से। तो अपवर्तनांक बराबर n से लिखेंगे और n का मान दिया है कितना 4/3 दिया है। करा है जल में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में पूछ रहा है, तो लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, ये आपको निकालना है। जल में प्रकाश की चाल को किसे लिखेंगे v से, किसे लिखेंगे v से, v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने है, देखिए सब कुछ क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। प्रकाश की चाल को हम c से लिख दिए और अपवर्तनांक को हमने n से लिखा और जल में प्रकाश की चाल को किसे लिखा v से। सूत्र हमारा क्या होता है n बराबर c/v। तो हम लिखेंगे n बराबर c/v। हमें निकालना है किसका मान, तो v का निकालना है। एक काम करते हैं v को उठा किधर करते हैं, n को उठा किधर कर देते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा v बराबर किसके c/n के। और v का मान निकालेंगे तो c का मान आप रख सकते हैं 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ बटे और n का मान कितना है 4/3। अब देखिएगा 3 जाएगा ऊपर, तो जब 4 ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 9/4 × 10⁸ और इस तरह से देखिए तो v का मान निकल कर आएगा, 4 से भाग करिए तो 4 दूनी 8, फिर 10 होगा, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा तो 0 हो जाएगा 20 और 4 बचे 20 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जल में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहीं मत जाइए, बस समझने का प्रयास करिए। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में हो या निर्वात में हो, किसे लिखते हो c से लिखते हैं और c का मान दिया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक कहीं भी दिया रहेगा, अपवर्तनांक को आप किसे लिखेंगे n से और n का मान दिया 4/3। अब कह रहा कि जल में प्रकाश की चाल, हमने आपको बताया था अगर जल की बात होगा तो माध्यम की जगह जल में प्रकाश लिखिएगा। अगर कांच रहता तो क्या लिखते हैं कांच में प्रकाश की चाल, यानी जो भी रहेगा उसी को हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जल था तो माध्यम की जगह क्या हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल। तो कहने का मतलब यह है प्रकाश की चाल c का मान दिया था, अपवर्तनांक दिया था, जल में प्रकाश की चाल को 20 लिख दिए। हमने डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल किया, n बराबर c/v। हमको v से मतलब था, v को रिप्लेस कर देंगे, v उठ के यहाँ आ जाएगा, n उठ के यहाँ आ जाएगा, c/n और c का मान 3 × 10⁸ था और n का मान कितना था 4/3 था। 3 कहाँ गया ऊपर, 3 3 9 4 हो गया, 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 10 आएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 आएगा, 4 बचे 20 और 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से निकल कर आ गया कि जल में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमने आपको बताया भी था जब भी प्रकाश जो है विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है उसकी चाल घट जाती है। पहले चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था क्योंकि ये वायु में था, अब आपका चाल कितना आ गया 2.25
5×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी चाल का मान क्या हो गया, घट गया, क्योंकि ये प्रकाश वायु से सघन में जा रही थी, इसलिए इसकी चाल क्या हो गई, घट गई। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल और ये सूत्र समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैं एक सवाल मैं लिखा हूँ, और अभी मैं जस्ट इसके पहले मैं एक सवाल आपको बताया हूँ, एकदम हूबहू उसी के जैसा ये सवाल है, और हमें उम्मीद है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बस मैं इसको समझा दे रहा हूँ। वायु में प्रकाश की चाल दिया है, हमने आपको बताया है कि वायु में प्रकाश की चाल जब भी आएगा किसे लिखेंगे, वायु में हो चाहे निर्वात में हो, किसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। सी का मान ये दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी ANG, यानी पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, यानी पहले वाले में सी का मान दिया है, यानी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और इसमें देखिएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो लिखेंगे ANG, और ANG को ही आप N भी लिख सकते हैं, और इसका मान कितना दिया, 3/2, और आपको V का मान निकालना होगा। ठीक है, बस इसलिए मैं बताया हूँ कि नहीं तो आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि वायु के सापेक्ष दिया कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब पहला माध्यम वायु होना चाहिए, दूसरा माध्यम क्या होना चाहिए, कांच, और ANG को ही हम क्या लिखते हैं, N भी लिख सकते हैं, और N का मान 3/2 दिया है, और सूत्र आप जान ही रहे हैं कि N बराबर क्या होता है, C/A, और सूत्र से आप लगाएंगे, और सवाल जो है इसका आंसर मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वास्तव में अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो या आपको वास्तव में पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक्स करें, और साथ ही साथ जो है कमेंट लिखें, और इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ।